ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम मसौदे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। सुर्खियों में आज हम इस कार्यक्रम में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा अधिनियम 2023 और इससे संबंधित जो नए नियम दस्तावेज के रूप में जारी किए गए हैं उस पर चर्चा के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। उस पर मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे सामने आज आमंत्रित है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन। श्री कृष्णन, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो बुनियादी सवाल से हम समझना चाहेंगे कि भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP कानून के मुख्य उद्देश्य क्या रहे और अभी हाल में जो चर्चा में इसके नियमों को लेकर कहने की बातें की जा रही हैं, उनका मुख्य लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है इनके? हमें ये बहुत जरूरी समझना है कि जैसे बड़ी तेजी से ये दुनिया जो बदल रही है और ज्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का होल्ड जो बढ़ रहा है दुनिया में, इसके अंतर्गत डेटा का और खासकर व्यक्तिगत डेटा का बहुत सारा महत्व है। और इंडिया में जो कानून DPDP एक्ट 2023 में लाई गई थी, उसमें एक नया अप्रोच लिया गया जहां तक कि ये डेटा, पर्सनल डेटा जो है, एक निजी डेटा किसी का जब होता है, वो उनका एक प्रॉपर्टी की तरह माना गया कि उस डेटा पे जो ओनरशिप है और वो कंट्रोल है वो इंडिविजुअल के पास रहना चाहिए, एक निजी व्यक्ति के पास रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रिकग्निशन हुआ। और जो इस डेटा का यूज करते हैं, जो इसका उपयोग करते हैं, वो डेटा फिड्यूशरीज बन गए हैं, जो इसको कलेक्ट करके रखते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए। और जिनको ये डेटा बिलोंग करती है, जो डेटा प्रिंसिपल कहते हैं, एक निजी व्यक्ति को जो है राइट्स दिए गए हैं कि इस डेटा को वो किस हद तक शेयर करना चाहेंगे, और अगर शेयर भी कर रहे हो तो वो डेटा का शेयरिंग में क्या कंडीशंस रहेंगे और किस तरह वो उसको वापस ले सकते हैं और उसमें कौन से कंडीशन पे वो शेयर कर सकते हैं। और वो ये भी कह सकते हैं कि मैं इससे आगे शेयर नहीं करना चाहता, या आप ये डेटा को आप हटा दीजिए अपने डेटाबेस से। तो ये सब जो प्रोटेक्शंस हैं, तो वो सब डेटा प्रिंसिपल को दिया जाता है जिसके हाथ में डेटा होता है। उसी तरह डेटा फिड्यूशरी पर कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो किस तरह से ये डेटा को यूज कर सकते हैं उस पे भी रेस्ट्रिक्शंस है। कितना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में जो है, डेटा के यूज से ही बहुत सारे सर्विसेज हो सकते हैं, बहुत सारा इनोवेशन हो सकता है और कई तरीके से कॉस्ट भी कम किए जा सकते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है, बिटवीन इनोवेशन एंड रेगुलेशन एक बढ़िया सा बैलेंस बनाया गया। यही बात माननीय मंत्री जी ने भी बताया था कि अ बैलेंस हैज बीन स्ट्रक बिटवीन इनोवेशन एंड रेगुलेशन। इसी का हमारा कोशिश रहा है। इस प्रयास में काफी हद तक हम सफल हुए हैं। बाकी देशों के और बाकी जगहों में जैसे कानून लाए गए, उससे जो है ये बैलेंस इंडिया के कानून में काफी अच्छी तरह लाई गई है। और इसी कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए अभी ये नियम लाए गए हैं। ये नियम इस कानून को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करती हैं और जहां जहां पे रिक्वायरमेंट्स हैं उसका एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है। जहां पे कानून में बताया गया कि एक प्रोसीजर बनाए जाने की जरूरत है, तो उस हिसाब से वो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है। यही है इस कानून का उद्देश्य और इसी के अंतर्गत इस कानून का सिस्टम बनाया गया है। कृष्ण जी, यहाँ पर हम एकदम आम लोगों के नजरिए से समझना चाहेंगे कि डेटा का क्या तात्पर्य हुआ। जैसे मान लीजिए मेरा एक नाम हुआ, मैं किसी ऐप का उपयोग कर रहा हूँ या किसी सोशल साइट का उपयोग कर रहा हूँ, तो मेरा डेटा किस तरह वो उपयोग करते हैं, और नया कानून उसके यानी कह लें कि बिना हमारी सहमति के, बिना हमारी इच्छा के या बिना हमारे जाने हुए जो उपयोग हो रहा है उसको रोकने में कैसे सहायक होगा। डेटा शब्द का उपयोग करते हुए आम श्रोताओं को यदि आप समझा सकें तो स्पष्ट हो सकेगा, एक लेमैन के लिए भी। जो कानून में है इसमें पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा बताया, पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा।
जिससे कि किसी व्यक्ति के बारे में जो जानकारी हासिल हो सकती है किसी इंडिविजुअल के बारे में, जैसे उनका नाम हुआ, उनका पता हुआ, उनका जी जी। आयु हुआ, कोई उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जो डेटा रहता है, उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स के बारे में जो डेटा रहता है, ऐसे काफी सारे आइटम्स हैं जो कि एक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं और एक पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा होते हैं। हमने एक डिटेल्ड डेफिनेशन नहीं दिया है इस एक्ट में, और इस रूल्स में भी हमने ये नहीं कहा है कि पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा का ये एक लिस्ट नहीं बनाया है, क्योंकि ये एक्सपैंड होते जा सकता है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका एक अलग मीनिंग हो सकता है। कहीं एड्रेस हो सकता है, कहीं फोन नंबर हो सकता है, कहीं डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कहीं मेडिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, या वर्क रिलेटेड मतलब जो काम करते हैं, कामकाज के बारे में, उनके नौकरी के बारे में कुछ डिटेल्स हो सकते हैं, उनके पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स हो सकते हैं, इस हिसाब से उनके प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ डिटेल्स हो सकते हैं। इस हिसाब से अगर देखें तो पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा काफी एक वाइड टर्म माना जाना चाहिए, और जिसमें से हमें एक निजी व्यक्ति के बारे में पता चलता है या निजी व्यक्ति के कंट्रोल में जो डेटा होता है वो होता है पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा। सो एक एक कॉन्टेक्स्ट में ये वेरी करेगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स, जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी हुआ, या बैंक हुआ, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ, या हॉस्पिटल हुआ, इन सब में अलग अलग किस्म का मायना रखता है पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा। अतः हमने एक सूची नहीं तैयार की है कि पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा यही होती हैं। हमने यही किया है कि जिससे एक निजी व्यक्ति की आइडेंटिटी और उसके संबंध में जो जो डेटा रहेगा वो पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा माना जाएगा। यही है एक्ट के तहत इसका जो डेफिनेशन है और इसका जो जी तात्पर्य है, यही बना है। श्रोताओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपकी पहचान से संबंधित जो भी तथ्य हो सकते हैं उनको इस नए कानून और इससे संबंधित नियमों में स्पष्ट कर दिया गया है। और उसके बाद अगला चरण ये आता है कृष्णन जी, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि बच्चे सामान्यतः अपने अधिकार, अपने कर्तव्य और सोशल मीडिया या कह लें कि विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जब अपना एक कह लें खाता बनाते हैं तो उसको लेकर बहुत सजग नहीं रहते। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या सब अतिरिक्त उपाय किए गए हैं? हमें ये समझना जरूरी है कि ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट के तहत, इस कानून के तहत जो भी डेटा को हम यूज करना चाहते हैं, पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा कोई भी यूज करना चाहें, तो वो डेटा प्रिंसिपल से, जिसके संबंध में ये डेटा है, उनसे परमिशन लेना बहुत जरूरी है, कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। बिना एक इंडिविजुअल, जैसे मेरे कंसेंट के बिना मेरे संबंध में जो डेटा होता है वो डेटा फिड्यूशरी, जो कंपनी या जो भी एजेंसी है जो मेरे से ये डेटा कलेक्ट कर रही है, मेरे से जो डेटा एकत्रित कर रही है, वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती है। और क्या पर्पस के लिए ले रही है, किस काम के लिए डेटा लिया जा रहा है, ये सब चीज बता के उनको मेरा कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेके उस डेटा को यूज करना चाहिए। बिना मेरे सहमति से ये डेटा यूज नहीं की जा सकती है। अब जब सहमति की सवाल आती है तो सहमति जो है बच्चे नहीं दे सकते, क्योंकि वो मेजर नहीं है, वो माइनर्स हैं। तो अंडर द लॉ जो हमारा कानून है देश में, उसके तहत बच्चों को जब तक वो एज ऑफ मेजॉरिटी तक नहीं पहुंचते वे कंसेंट नहीं दे सकते हैं। इसी वजह से बच्चों को इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में भी उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। उनका डेटा बिना उनके पेरेंट्स या गार्डियंस, उनके कंसेंट के साथ ये यूज नहीं किया जा सकता है। पेरेंट्स की कंसेंट या गार्डियन की कंसेंट बहुत जरूरी है जबकि हम कोई बच्चे की डेटा को यूज करके कोई भी काम करना चाहें, ये पेरेंटल कंसेंट माना जाता है। अगला सवाल हम ये समझना चाहेंगे कि डेटा संरक्षण के लिए कानून में एक बोर्ड की स्थापना की गई है। यह किस रूप का बोर्ड होगा और कैसे इसमें कह लें विवादों का निपटारा हो सकेगा? एक उपभोक्ता के रूप में मान लें हमारे किसी डेटा का हमें दुरुपयोग होता नजर आया तो हम किस रूप में इससे संपर्क कर सकते हैं? कुल मिलाकर यह बोर्ड किस रूप में काम करेगा उसके संबंध में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बनाया गया है ये कंप्लीटली डिजिटल फर्स्ट माध्यम से फंक्शन करेगा। इसको सीधे आप इन पर्सन, मतलब नॉर्मली एक कोर्ट कचहरी में जाना होगा तो या तो एक इंडिविजुअल को अपने आप स्वयं जाना होगा या एक वकील के माध्यम से वहां पे जाके अपना अपीयरेंस एंटर करना पड़ेगा। लेकिन ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड फुल्ली डिजिटल बनाया गया है
और इसमें आप ऑनलाइन ही अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और पूरी कार्यवाही भी ऑनलाइन की जा सकती है। हियरिंग्स भी जो है वर्चुअल हियरिंग्स किए जा सकते हैं और इसमें बिना कोई असुविधा के मिनिमम इनकन्वीनियंस के साथ इसको बनाया गया है, ताकि जो इंडिविजुअल होता है, जो भी व्यक्ति होता है, वो अपने जगह से अपने आप उसमें अपीयर करके अपना जो भी कंप्लेंट है या जो भी ग्रीवेंस है उसको वो निपटा पाए। एक और सवाल जो अभी कह लें कि हमारे समझ में आ रहा है कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए जो डेटा फिड्यूसरी की आपने चर्चा की, उनका क्या दायित्व है? वो एक्ट में काफी क्लियरली जो ड्यूटीज है डेटा फिड्यूशरी का, उनका काफी विस्तार में एक्सप्लेन किया गया है और उनको किस हालत में वो डेटा कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, इसका प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही डिटेल में इस एक्ट में दिया गया है। सेक्शन 7, सेक्शन 8, इसमें उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली फिक्स किया गया है। बिना कंसेंट के वो डेटा यूज नहीं कर सकते हैं और डेटा को वो एक निर्धारित समय पीरियड तक ही रख सकते हैं। अभी रूल्स में क्लैरिफाई किया गया है वो 3 साल तक का टाइम पीरियड रहेगा। 3 साल के बाद जब डेटा का यूज की जरूरत नहीं पड़ती उसको डिलीट कर देना चाहिए और अगर एक इंडिविजुअल भी मांगे तो उसको तुरंत डिलीट करने का भी प्रावधान किया गया है इस एक्ट और रूल्स में। यदि डेटा उल्लंघन के या नियमों का पालन नहीं करने के लिए यदि कोई मामला आए तो उसमें कंपनियों को दंडित करने का भी कोई उपाय इसमें है क्या? जी, दंड जो है इस एक्ट में जो कहते हैं सिविल पेनल्टीज है, मतलब इसमें इम्प्रिजनमेंट का टर्म देने का प्रोविजन नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। इसमें सिविल पेनल्टीज किए गए हैं, मैक्सिमम 250 करोड़ तक का पेनल्टी लगाया। जी, यहाँ पर एक और अहम सवाल ये है कि अक्सर यदि कहा जाता था कि विदेशी कंपनियां हैं और वो हमारा सारा डेटा विदेशों में जाकर स्टोर कर लेती हैं और फिर उसका कहाँ उपयोग कर रही हैं ये हम समझ भी नहीं पाते। तो डेटा के स्थानीय यानी लोकलाइज्ड यदि रखने के लिए भी कोई प्रावधान इसमें है या वह पहले की तरह ही खुला हुआ है? इस एक्ट में अलग से ये प्रावधान नहीं बनाया गया है, मगर इसमें यह बोला गया है कि अगर किसी एक सेक्टर में, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो, उस सेक्टर में जो रेगुलेटर्स हैं और वो चाहते हैं कि वहां पे वो जो इंडिविजुअल डेटा हो या उस सेक्टर के संबंधित व्यक्तिगत डेटा जो होता है वो देश के बाहर नहीं जाना चाहिए और देश में रखा जाना चाहिए, तो रेगुलेटर्स उसका प्रावधान बना सकते हैं और उसी हिसाब से कौन से कंट्री में डेटा जा रहा है उसके तहत कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसके लिए रूल्स में भी एक प्रावधान बना गया है कि एक कमेटी बनेगा और कमेटी रेकमेंड करेगा कि किस आधार पर किन चीजों का डेटा कोई स्पेसिफिक कंट्री में नहीं जाना चाहिए, तो उसके तहत कुछ गाइडलाइंस दिए जाएंगे। तो इसका एक प्रावधान बनाया गया। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि जो वैश्विक कानून है और जो कह लें भारतीय कानून अब लागू होने जा रहा है, नियमों के अनुपालन जब सुनिश्चित हो जाएगा तो यह कानून पूरी तरह काम करने लगेगा। वैसे में वैश्विक स्तर पर क्या चुनौतियां आपको नजर आ रही हैं? इन्हें लागू करने में क्या सब समस्याएं नजर आ रही हैं और इन्हें दूर करने के लिए क्या सब उपाय हो सकते हैं? इसमें काफी कंसल्टेशन हुआ है, सारे स्टेक होल्डर्स से हमने फ्रॉम द बिगिनिंग उनसे बात की है। रूल्स के ड्राफ्टिंग के तहत भी काफी सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत हुई है, काफी बैठकें की गई, डिस्कशन हुआ और उनके सजेशंस भी हमने पहले से ले रखा है और मेरे ख्याल से इसको लागू करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वगैरह की जरूरत पड़ेगी। वो सब कंपनियां और बाकी लोग जानते हैं, उसके लिए शायद कुछ वक्त देना पड़ेगा। ये कानून और इसके नियम जो हैं कब से ये लागू में आएंगे उसके लिए थोड़ा वक्त हमें देना पड़ेगा, कुछ महीनों का या 1-1.5 साल का वो पीरियड देना पड़ेगा। लेकिन इसको लागू करने में कोई खास दिक्कतें अभी तक तो किसी ने बताया नहीं है और 45 दिन के लिए इसका हमने टाइम पीरियड दिया है, 18 फरवरी तक। जो जो सजेशंस आएंगे उन सब पे गौर करके और अगर कोई लेजिटिमेट या कोई सच्ची में इश्यूज क्रिएट करने लायक कोई मुद्दे हमारे सामने लाए जाते हैं तो उनका भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए कानून अब बिल्कुल निकट नजर हमें आ रहा है। इससे संबंधित विभिन्न पक्षों पर हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारियां दी हैं। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम श्री कृष्णन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम मसौदे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।